नमस्ते, मैं विक्रांत। काउंसिल के वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। कल वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में भारत के बजट को प्रस्तुत किया है और उस बजट के अपनी चर्चाएं हैं। कोई सकारात्मक चर्चा कर रहा है, कोई उसके नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा कर रहा है। और इस काउंसिल वीडियो ब्लॉग के जरिए हम भी चाहते हैं कि जो कल के बजट की जो सबसे मूल बातें थीं, जो जरूरी बातें थीं, वह आपके साथ साझा की जाए। तो जो कल का पूरा बजट था वो सप्तऋषि के 7 पहलुओं के इर्द गिर्द घूमता रहा। विकास के तमाम पैमानों की बात करता रहा, सामाजिक संतुलन की बात करता रहा, प्रधानमंत्री आवास की बात किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की बात की गई, तमाम ऐसी योजनाओं का जिक्र किया गया, टैक्स स्लैब में बदलाव की बात की गई और इस तरीके से भारत का बजट इस वित्त वर्ष का कल पेश किया गया। तो कुल बजट कल का 45 लाख करोड़ रुपए का था, जो पिछली बार की तुलना में 7.5% ज्यादा बनाया गया है। यानी कि भारत के बजट का जो आकार है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और अब यह 45 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। तो बजट 2023-24 में सरकार ने विकास के संतुलन को भी साधने की कोशिश की है। यह भी कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर भार न पड़े। यह भी देखने की कोशिश की है कि आने वाले चुनाव से पहले एक अच्छा खासा खाका तैयार किया जा सके, जिससे जनता को यह समझाया जा सके कि हमने आपके लिए काम किया है। शायद यही कारण था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बहुत रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है, रेलवे के बजट में एक बहुत रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है। तो बजट इस बार संतुलन का दिखाई पड़ा। सरकार किसी भी बड़े हवाई घोषणा से बचती रहे, क्योंकि पहले के बजटों में हमने देखा है कि 100 स्मार्ट शहर की बात की गई, डिजिटल इंडिया की बात की गई, किसानों के दोगुनी आय की बात की गई। लेकिन इस बार के बजट में सरकार ऐसे किसी भी बड़े शब्दों वाली चीजों से बचती रही, किसी बड़ी हेडलाइन से बचती रही और जो बिल्कुल सिद्धांत की बातें होती हैं उसके इर्द गिर्द में ही बजट को बनाया गया है। तो जब हम इस बार के जब हम बजट को देखते हैं तो इसके कुछ सकारात्मक पहलू हैं, कुछ नकारात्मक पहलू हैं। तो इसलिए किसी भी बजट को समझने से पहले ये तो समझ लीजिए कि बजट में सरकार आपको क्या देती है, उससे ज्यादा यह समझना जरूरी होता है कि सरकार आपसे क्या ले लेती है। तो ये बजट को समझने का अपना एक तरीका होता है। तो इस बार के बजट का जो सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू मुझे दिखाई पड़ता है वो है कि सरकार बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। यह पिछली बार की तुलना में 33% ज्यादा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसे पूंजीगत खर्च कहते हैं। और पूंजीगत खर्च की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि जब सरकार पूंजीगत खर्च बढ़ाती है तो उसका सबसे बड़ा लाभ जो है अर्थव्यवस्था में ग्रोथ के रूप में दिखाई पड़ता है, लोगों की आय के रूप में दिखाई पड़ता है और बाजार में मांग के रूप में दिखाई पड़ता है। तो इसी को मल्टीप्लायर इफेक्ट कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जब सरकार अपनी तरफ से खर्च बढ़ाती है तो लोगों को आय मिलती है। जब लोगों को आय मिलती है तो वो बाजार में मांग करते हैं। जब बाजार में मांग करते हैं तो कंपनियां उत्पादन बढ़ाती हैं और उत्पादन बढ़ाने के परिणाम स्वरूप रोजगार में वृद्धि होती है। तो ये अर्थशास्त्र का वो मल्टीप्लायर इफेक्ट है जो कल बजट में बहुत मूल चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन जब हम इस 10 लाख करोड़ रुपए के बड़े अमाउंट पे बात कर रहे हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि क्या यह सरकार कहीं से लाकर इसको दे रही है या फिर अन्य योजनाओं के मदों से कटौती करके दे रही है। तो शायद यह एक मिला जुला स्वरूप दिखाई पड़ता है, क्योंकि कुछ बड़ी योजनाओं में बहुत बड़ी कटौती की गई है। जैसे मिड डे मील योजना जो अभी प्रधानमंत्री पोषण योजना के रूप में चलाया जा रहा है, सरकार ने उसके बजट में 9% की कटौती की है। मनरेगा, जो एक वक्त में कोविड के समय में भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कहा गया था, उसमें 30% की ऐतिहासिक कटौती की गई है। उसके साथ ही सरकार ने कृषि बजट में भी 5% की कटौती की है और किसान सम्मान निधि, जिसमें किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं, उसमें भी 13% की कटौती की गई है। तो ये सरकार का अपना एक तरीका है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि ये जानना भी बेहद जरूरी है कि सरकार हमको क्या दे रही है, उससे ज्यादा हम ये समझे कि सरकार हमसे क्या ले रही है। तो इन सारी चीजों के बीच में ये भी चीज याद रखिए कि सरकार इस बार 15 लाख करोड़ रुपए का नया कर्ज भी लेने जा रही है, क्योंकि बजट में उसको उतना रेवेन्यू नहीं मिलने वाला है। वैसे ही किसानों के संदर्भ में जो एक सबसे अच्छी चीज हुई वो ये थी कि श्री अन्न योजना की घोषणा की गई। अभी हाल ही में भारत के प्रयासों के जरिए G20 देशों ने ये तय किया है कि इस वर्ष को जो है हम मोटे अनाज
के वर्ष के रूप में मनाएंगे। और उस समय में इस तरह की योजना कहीं ना कहीं किसानों के लिए लाभकारी हो सकती है, क्योंकि मोटे अनाजों के संदर्भ में भारत दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन अभी भी वो 5वां निर्यातक है। तो इस योजना के जरिए शायद ये संभव है कि किसानों के लिए एक नया बाजार खुले, एक नई दिशा देखने को मिले। लेकिन किसानों के संदर्भ में ही जो कुछ चीजें और बेहतर हो सकती थी, उसमें था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके बजट में 12% की कटौती कर दी गई। प्रधानमंत्री किसान योजना 13% की कटौती की गई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उसमें 31% की कटौती की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने एक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम बनाई थी। उसमें होता क्या था कि किसी भी फसल की दाम, कुछ चुनिंदा फसलें थी कि अगर उनका दाम बाजार में जो है कम हो जाए और किसानों को नुकसान हो रहा होता था, तो सरकार आगे आती थी, इंटरवेंशन करती थी और एक एमएसपी को पूरा करने का काम करती थी। पिछले बार बजट में 1500 करोड़ रुपए इस मार्केट इन्वेंशन स्कीम के लिए रखा गया था। लेकिन अभी इस बार के बजट में पता नहीं क्या हुआ है, सरकार ने इसका पूरा बजट ही वाइप आउट कर दिया। मतलब इस बजट के मद में कोई पैसा नहीं रखा गया है। वैसे ही स्वास्थ्य के बजट में 2.7% की बढ़ोतरी की गई है। बजट का एक जो सबसे मजबूत पहलू था, मैंने शुरू में ही कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, और ये हमारी एक्सपेक्टेशन भी थी, क्योंकि सरकार 2024 तक 3 करोड़ नए मकान बनाने का लक्ष्य रख रही है और उसके लिए जरूरी था कि बजट में आवंटन इसका बढ़ाया जाए। और इस बार ये रिकॉर्ड आवंटन की बढ़ोतरी हुई। शायद किसी भी योजना में इस तरीके की कभी बढ़ोतरी की जाती हो। तो 66% जो है राशि बढ़ा दी गई है और इस बार कुल 79,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बनाए जाएंगे। तो जब ये 3 करोड़ मकानों की बात हो रही है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि यह 3 करोड़ जो नए घर बन रहे हैं, यह 3 करोड़ परिवारों की बात हो रही है। और अगर एक परिवार में आप औसत 4 लोगों को मान लें, तो यह 12 करोड़ लोगों को सीधा प्रभावित करने जा रहा है। तो यह सरकार का सबसे बड़ा पॉकेट है, जो 2024 में इसका एक असर चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा। तो सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए एक तरीके से सामाजिक विकास को भी सुनिश्चित किया है और इसका एक लाभ उसे चुनाव में भी मिलेगा। तो इस बजट में यह चीज बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है कि सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है कि अगर वो हर व्यक्ति को घर देना चाहती है, तो उस घर के बहाने कहीं ना कहीं उसको एक बड़ा राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है। इसी तरीके से रेलवे के लिए रिकॉर्ड बढ़ोतरी जो की गई है, शायद यह ऐतिहासिक है। आज तक के बजट के इतिहास में रेलवे को लेकर इतनी बड़ी घोषणा कभी नहीं की गई थी। इस बार 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट रेलवे को आवंटित किया गया है और यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह 75% शायद इस पूरे बजट में एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसके बजट में 75% की बढ़ोतरी की गई है। तो रेलवे के बुनियादी ढांचे पर काम किया जाएगा, रेलवे की नई योजनाओं पर काम किया जाएगा और रेलवे को अपने पुराने स्वरूप से निकालकर नए स्वरूप में लाने के लिए इतने बड़े बजट का आवंटन किया गया है। ऐसे ही महिलाओं के लिए भी सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना लाई है और उस योजना का नाम है महिला बचत सम्मान पत्र। इसमें 2 साल के लिए महिलाएं 2 लाख रुपए का एक बचत पत्र ले सकती हैं और उस पे 7.5% की दर से आपको 2 साल तक ब्याज मिलेगा। ये अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मौजूदा बैंकों की जो बचत योजनाएं हैं, आप उसमें बहुत मैक्सिमम पा सकते हैं तो 4.5-5% तक ब्याज पा सकते हैं, लेकिन यहां आपको 7.5% तक ब्याज मिलेगा। और सरकार अगर महिला सम्मान बचत पत्र बेचेगी तो इसका एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी भी लोगों के दिमाग में रहेगा कि सरकार का पत्र है तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलना ही है। तो ये महिलाओं के संदर्भ में एक बढ़िया बात की गई है। एकलव्य योजना जो सरकार की आदिवासी इलाकों में स्कूल बनाने की योजना है, इसमें भी इस बार तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है और आदिवासी इलाकों में और एकलव्य स्कूल बनाने की योजना है। साथ ही जो 38,000 शिक्षकों को नियुक्त करने की बात की गई है, ये भी एक कहीं ना कहीं एक बेहतरीन योजना है। तो इस पूरे बजट को अगर हम इस तरीके से देखें तो ये पाएंगे कि इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ तो था, लेकिन कुछ ना कुछ सबके लिए कम भी पड़ेगा। जैसे किसानों के लिए अगर सृजन योजना लाई जा रही है तो यह भी देखने को मिल रहा है कि कई उनके हिस्सों में कटौती की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उतना बड़ा परिवर्तन इस बार नहीं दिखाई पड़ता है जितनी उम्मीद की जा रही थी। रोजगार को लेके 38,000 शिक्षकों के अलावा कोई ऐसी बड़ी घोषणा नहीं की गई है जिससे ये स्पष्ट हो कि एक रोजगार का रोड मैप क्या है। लेकिन
ये जरूर कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है उसका एक हम 4.0 वर्जन लाएंगे और उसके जरिए स्किल पे काम करेंगे युवाओं के। तो इस बजट पे मोटा मोटी यही देखने को मिलता है कि बहुत संतुलित बजट है, हवाई चीजों से बचता है और बाजार को लेके बहुत उत्साहित करने वाला बजट नहीं है। शायद यही कारण है कि कल से बजट आने के बाद शेयर बाजार भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो बाजार ने इस पे बहुत सकारात्मक रिस्पॉन्स नहीं किया है। टैक्स पेयर अभी भी 7 लाख के उस नए स्ट्रक्चर को, नए जो टैक्स रिजीम बनाई गई है उसको समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका बहुत लाभ नहीं मिलने वाला है। वो व्यक्ति जो इस चीज को समझ जाएगा वो कभी भी न्यू टैक्स रिजीम में आके टैक्स पेमेंट करना नहीं चाहेगा। तो इस तरीके से इस बजट को बनाया गया है। तो बहुत कुछ खास नहीं था इस बजट का। जो अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे बड़ी 3 चीजें क्या थी, तो एक तो था कि 10 लाख करोड़ का पूंजीगत खर्च किया जाएगा, जो एक बहुत अच्छा कदम होगा। दूसरा, जो रेलवे को लेके इतनी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। और तीसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी की गई है। तो इस बजट की 3 सबसे अच्छी चीजें ये रही हैं। बुरी चीजें ये रही कि सरकार अभी भी किसानों के आय को दुगना नहीं कर पाई है। 2022 का लक्ष्य पीछे छूट चुका है। तो किसानों को लेके कोई और भी बड़ी घोषणा हो सकती थी। युवाओं के लिए रोजगार का एक नया मैप हो सकता था। और स्वास्थ्य सेवाओं में अभी भी जीडीपी की तुलना में हमारा खर्च अभी भी 2% है। तो हमें उसको कम से कम 6% करना होगा। वो शिक्षा में भी करना होगा, स्वास्थ्य में भी करना होगा। तो शायद वहां भी एक असफलता हाथ लगी है। लेकिन कुल मिलाजुला के मैंने पहले ही कहा था कि यह एक संतुलित बजट है और निश्चित रूप से इसकी जो 2-3 बड़े कदम है आने वाले समय में अर्थव्यवस्था पर एक सकारात्मक प्रभाव दिखाएंगे। तो नमस्कार, मेरी यह रिपोर्ट काउंसिल के लिए।